हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करना है। इसको लेकर के मैंने आफ्टर रिसर्च काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी मेहनत करके 6-7 पॉइंट बनाए। आपको इन पॉइंट को फॉलो करना है और इस पॉइंट के पे ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। और आफ्टर मेरे पॉइंट के बताने के बाद और इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो 101% आपका जो रजिस्ट्री एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और सिर्फ किसी वीडियो को देखने से, क्योंकि वीडियो यूट्यूब बहुत सारे पड़े हैं तो उनको देखने से कुछ मतलब नहीं होता है। आपके अंदर पहचान होना चाहिए और आप इन सब चीज़ों को ईमानदारी से ऑनेस्टली फॉलो करोगे तभी कुछ होने वाला है। तो लेकिन उसके पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपने देखा होगा जुडिशरी एग्जाम के लिए सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने LLB किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जुडिशरी का एग्जाम जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, मतलब हर स्टेट अपना अपना जुडिशरी का एग्जाम कराता है। जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश हो गया तो यूपी अलग अपना जुडिशरी एग्जाम कंडक्ट कराता है। राजस्थान हो गया, राजस्थान अलग जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश हो गया तो वो अलग अपना जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सारे के सारे स्टेट अपने अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि आपको अपने पैटर्न, मतलब आपको कौन सा पैटर्न को फॉलो करना है, कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। और फिर आपके जुडिशरी एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर होने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताने वाला हूँ माइंडली प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो माइंडली प्रिपेयर आपको कैसे होना है, माइंडली प्रिपेयर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप सब बहुत अच्छे समझना है। यहाँ पे माइंड किसी भी वर्क करने की, किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो, कोई भी वर्क करना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कुछ भी आपको करना है तो पहले आप माइंडली प्रिपेयर हो, ठीक है। आपके माइंड में ये ना कि ये मैं प्रिपरेशन आज स्टार्ट कर रहा हूँ या ये बिजनेस में आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो कल ऐसा ना हो कि मेरे को लॉस हो जाए, ये सब इतना सोचो मत। आप माइंडली स्ट्रांग रहो, आप सारी सिचुएशंस को फेस करने के लिए प्रिपेयर रहो, तो आप 101% अपने लाइफ में सक्सेस होगे और जो भी एग्ज़ाम आप चाहते हो क्लियर कर ले जाओ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो माइंडली आपको प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की, माइंडली प्रिपेयर होने के लिए आपको किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो जुडिशरी, चाहे UPSC कोई एग्ज़ाम हो गया, आपको माइंडली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आई कैन डू दिस वर्क, और एवरी पर्सन कैन डू एनी वर्क। सारे के सारे पर्सन सारे के सारे वर्क कर सकते हैं, बट उन्हें करने के लिए उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, जैसी डिज़ायर हो, जैसी आपकी इच्छा हो, वैसे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपके लिए पैशन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको उस वर्क के जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विशेष है, उसके अकॉर्डिंग आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि विदाउट हार्डवर्क तो कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो माइंडली प्रिपेयर तो चलो हो गए, ठीक है। लेकिन माइंडली प्रिपेयर में जैसे कि 3 कैटेगरी के, अगर मैं स्टूडेंट को अगर मतलब यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कि टैलेंटेड स्टूडेंट हो गए, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट हो गए, चलो ठीक है, एवरेज में इनका भी काम होता रहा है, ठीक है। और एक स्टूडेंट आपके हो गए बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज जो है, मतलब टैलेंटेड चलो एक तरीके से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एवरेज एंड बिलो एवरेज के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। उनके माइंड में ये रहता है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसी चक्कर में ये लोग तीनों परेशान, ये दो एवरेज एंड बिलो एवरेज है, यही दोनों परेशान रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट को अपने माइंड में ये नहीं लाने देंगे मैं वीक हूँ। अगर क्लास में कोई लड़का बहुत टैलेंटेड है तो अपने आप को उससे कम नहीं समझेंगे, ठीक है। जिस दिन आप कम समझ लिए उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये आपके माइंड में ये होना चाहिए, अगर वो ए नाम का अगर कोई पर्सन है, ए नाम का कोई स्टूडेंट है, अगर वो इस वर्क को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप उससे बेटर कर सकते हो, बट आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आपको उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हो। आपके अंदर पैशन रहेगा तो आप उससे ज़्यादा हार्ड वर्क भी करोगे और उससे ज़्यादा या उससे अच्छा आप रिस्पॉन्स भी करोगे। लेकिन आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है, आपको पूरे जोश और जुनून के साथ वर्क करना है। जिस दिन आप अपने मन में ये चीज़ ठान लिए कि आई कैन डू दिस वर्क, देन यू कैन, ओके। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ईमानदारी से किसी भी चीज़ को अपने माइंड में ला लिए तो आप 101% सक्सेस होगे, ठीक है। और कभी भी दूसरे के
एडवाइस उसके चक्कर में, मतलब कि जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू ये मत कर, वो मत कर, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि जैसे एक टैलेंटेड लड़का होता है जो IAS IPS जो भी बनता है, जो उसके पास है 2 आई ईयर एंड हैंड लेग, सेम वही चीज़ आपके पास है, ठीक है। अगर वो कर सकता है तो आप कर सकते हो, बट उसी के अकॉर्डिंग आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आप माइंडली, चलो आप माइंडली प्रिपेयर हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपने मन में ठान लिया मुझे जुडिशरी क्या करना है, कैसे भी करना है, कितना भी पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा, बट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया, आप उसके बाद माइंडली प्रिपेयर करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी सिस्टम जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखोगे कि चलो माइंडली प्रिपेयर हो गया, आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए, तो कई चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगी कि जहाँ पे आप वीक रहोगे, और कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी जहाँ पे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी। जैसे कोई इलेक्शन लड़ता है तो होता है ना कि इस एरिया में मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इस एरिया में बहुत कम वोट मिल रहे हैं, बहुत वीक हो। वैसे ही पढ़ाई का होता है, किसी चीज़ का किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, कोई सब्जेक्ट बहुत वीक होता है। तो आपका जो अच्छा हो तो ठीक है, उस पर उतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आपका वीक है उस पर आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट पे हार्ड वर्क किए, ठीक है, उसे बहुत अच्छे से समझे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो आगे आप बढ़ोगे तो देखोगे कि एग्ज़ाम जो होता है जुडिशरी का, वो 3 पैटर्न में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो किसी का क्या होता है कि लोग किसी चीज़ को, जो उनके पास MCQ आते हैं, जो उनके सामने MCQ आते हैं, उस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं, समझे रहते हैं, तो आप उनको प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो क्लियर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा प्री बहुत लोगों का निकलता है, फाइनली मेंस बहुत कम लोगों का निकलता है, इंटरव्यू में वो भी जाके छड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप सब बहुत अच्छे से समझना है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आपको मेंस अगर क्लियर करना है, प्री में बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर आपको मेंस अच्छे से क्लियर करना है और मेंस अगर आपका अच्छा रहा तो 101% आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेंस पे ही डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू में, आफ्टर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। तो मेंस क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है, उनसे आप कुछ भी पूछो बता देंगे, लेकिन उनकी या तो राइटिंग अच्छी नहीं रहती, या तो उनके लिखने का पैटर्न अच्छा नहीं रहता। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बहुत नॉलेज नहीं होती, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनके लिखने का पैटर्न इतना अच्छा होता है, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि वो उस चीज़ को बेटर कर पाते हैं। तो एग्जामिनर जब मेंस की आपकी कॉपी चेक करता है तो आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो आप घर पे बैठे हो, आपकी एग्जाम की कॉपी चेक हो रही है, मतलब जहाँ भी इसकी मतलब अथॉरिटी जहाँ पे चेक कर रहा है, आप उसके पास तो हो नहीं, ठीक है। तो आपको अपने कॉपी के थ्रू ही तो इम्प्रेस करना है उसे एग्जामिनर को। तो आप अपने कॉपी के थ्रू कैसे इम्प्रेस करोगे? आपको पहले राइटिंग पे फोकस करना है, और दूसरी चीज़ आपको अपने लिखने के पैटर्न पे फोकस करना है, ठीक है। पैटर्न इन द सेंस मतलब जिस चीज़ को पूछा गया है एग्जाम में आप उसी चीज़ को बताओ, एक्स्ट्रा डिस्कस ना करो। और उस चीज़ को बताने के बाद उसका एक वे होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करो। जैसे कि पर्टिकुलर कोई क्लॉज हो गया, जैसे कि आर्टिकल का कोई सब क्लॉज हो गया, ठीक है, तो उस सब क्लॉज में कौन सा प्रिंसिपल है उसको बताओ, और उस सब क्लॉज के अंदर कौन सा केस है। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हो गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में वीका जी का केस है, तो आप इस केस को पर्टिकुलर बताओ, कौन से क्लॉज के अंदर है उस क्लॉज को बताओ, उस आर्टिकल को। तो आप इधर उधर करोगे तो वहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा मतलब कि उसे अच्छा नहीं लगेगा, या तो उसे ये लगेगा कि घुमा फिरा के आंसर लिखा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आपको कम मार्क्स देगा, कम मार्क्स मिलेगा, तो आपको सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को ध्यान देना है। फाइनली आप अगर इंटरव्यू में उसके बाद आते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बट अगर मेंस किसी तरीके से आप पास हो गया, आपका बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फाइनली इंटरव्यू चलो लक बाई चांस क्लियर होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं क्लियर होता, ठीक है। तो आपको अपनी वीकनेस पहचानिए कि आपकी राइटिंग में, जैसे मान लो कोई ए वर्ड अच्छा लिखता है, कोई यू वर्ड अच्छा लिखता है, बट क्यू एंड डब्ल्यू मान लो अच्छा नहीं लिखता, ठीक है, तो उन्हें अपने वर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी राइटिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है ना, बूंद बूंद से घड़े भर जाते हैं। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरी वीकनेस कहाँ है, राइटिंग प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। बहुत लोगों की इंग्लिश वीक होती है, बहुत लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, जैसे ट्रांसलेशन आता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो 2-4 नंबर भी अगर कम हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। 0.25 मार्क्स से भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करके अपनी मेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जितना अच्छे से मेंस स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे, और अब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप चलो अपनी वीकनेस पहचानी हो तो ठीक है। मैंने बताया था स्टेट वाइज एग्जाम होता है, मैंने इसलिए बताया था स्टेट वाइज एग्जाम होता है क्योंकि यहाँ मेरे को इस तरह का डिस्कस करना है। आप कभी भी सारे स्टेट के जुडिशरी एग्जाम को टारगेट मत करना,
जो ऐसी गलती करते एक तरीके से उनके लिए ये थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। और एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है। तो आप मैक्सिमम, मेरी एडवाइस आप सब मानना, अगर फॉलो करना होगा तो 3 से लेके 4 स्टेट को फॉलो करना। 3 से 4 मैंने मैक्सिमम ही बता दिया, आप 3 फॉलो करो वही बेटर है, ठीक है। बट 3 से ऊपर आप मत जाना, ठीक है। और 3 उस स्टेट को फॉलो करना जिसका पैटर्न सेम हो, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंट हो, जिसका पैटर्न सेम हो या लिटिल डिफरेंस हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी हो के गुजरात का दे रहे हो, आंध्र प्रदेश का दे रहे हो, अदर किसी भी जगह का दे रहे हो जहाँ का पैटर्न बिल्कुल अलग है, काफ़ी टफ है, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप हर दूसरे महीने में अपनी प्रिपरेशन चेंज करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2 रहे वही बेटर है, ठीक है। आपको 2-3 से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। आप 2-3 स्टेट को फॉलो करो, इससे क्या रहेगा कि आप टाइम टू टाइम उनका लगभग 2-3 स्टेट को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि हर 7-8 महीने पे किसी न किसी एक का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम में लगे रहोगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन आप 10 स्टेट को फॉलो करोगे, 5 स्टेट को फॉलो करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। सभी जगह का अलग अलग पैटर्न रहता है, अलग अलग सारी चीज़ें रहती हैं, आप बहुत कन्फ्यूज होगा, आपका फाइनली थोड़े थोड़े मार्क्स से कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और तीसरा आपको पैटर्न देखना है। तो पैटर्न एक तरीके से ये है कि हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है। आप देखे होंगे कि जैसे क्लाइंट के क्वेश्चंस अलग होते हैं, एनएड के क्वेश्चंस अलग होते हैं और जुडिशरी के क्वेश्चंस अलग होते हैं। या पर्टिकुलर आप स्टेट, आप यूपी स्टेट को ले लो तो यहाँ के एग्जाम के पैटर्न अलग है। जैसे यहाँ जीके जीएस भी आता है प्री में और स्टेट में नहीं आते हैं, या तो लॉ के क्वेश्चन यहाँ जैसे भी आते हों लेकिन अदर स्टेट से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है कि कहाँ का क्या पैटर्न है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको इसी के बिहाफ पे प्री मेंस दोनों की तैयारी करनी है। आप ऐसे नहीं कि आँख बंद करके पढ़े जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि आदमी बहुत सारे ऐसे आदमी आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन सबकी मेंटालिटी अलग है। सबको आप अलग अलग तरीके से खुश कर सकते हो, अलग अलग तरीके से, मतलब उन्हें आप एक तरीके से मैं बोलूँ तो इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जुडिशरी के एग्जाम होता है, हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है। आपको अलग अलग पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पैटर्न से मेंस में लिख करके उन्हें इम्प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन पैटर्न भी आपका हो गया। फिर आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन उसे भी यहाँ पे करनी है। तो प्री के लिए मैंने बता दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू एंड BRAC पे कमांड होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, आपका फुली कमांड होना चाहिए BRAC पे, ठीक है। BRAC में से भी एमसीक्यू में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मतलब 70% आप मान लो BRAC से पूछता है, 30% में आपके केस लॉ और सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो BRAC पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। एक एक वर्ड को आप जानो, एक एक वर्ड को पहचानो कि ये कहना क्या चाहता है। BRAC को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। अदरवाइज वही चीज़ आप पढ़े रहते हो और एग्ज़ाम में आ जाती है तो आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो आपसे मिस हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये मतलब कि जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड जो केस महमूद शाह वाला केस है, ठीक है। तो महमूद शाह, वीरेंद्र कुमार घोष, ऐसे बहुत सारे कॉमन पर्पस कॉमन इंटेंशन से जो महमूद शाह का केस है, उससे उसी सेक्शन में वीरेंद्र कुमार घोष और भी सारे केस है, 3-4 आपको दे देगा तो लगेगा ये इसमें तो वीरेंद्र वाला भी मैंने पढ़ा था, महमूद शाह भी बड़ा पढ़ा था, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जब अगर आप सॉल्व कर लो कि नहीं ये महमूद शाह ही है, महमूद शाह का ही केस है, तो आप करेक्ट आंसर लगा के आओगे, ठीक है। तो एक तरीके से चढ़ना पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप प्रैक्टिस करो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई आती है तो आपको उसके बिहाफ पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस आप कर लोगे तो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। फिर मीन्स रिटन प्रैक्टिस, आपको रिटन प्रैक्टिस 100% करना है, मैंने देखा है। और मैं तरीके से बहुत सारे लड़कों की कॉपी वॉपी थोड़ी बहुत ऐसे अगर वो लिखते हैं तो मैं चेक वेक कर लेता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ ये रहता है कि उन्हें नॉलेज बहुत है लेकिन उनका लिखने का पैटर्न नहीं है। मतलब किसी चीज़ को ऊपर कर, जहाँ उसे कोई चीज़ ऊपर लिखनी चाहिए तो उसे नीचे लिख दिया, जहाँ नीचे लिखनी चाहिए उसे ऊपर दिया, ऐसे वैसे मतलब खिचड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, इन सब चीज़ों से आप तभी बच सकते हो, इन सब प्रॉब्लम को तभी आप दूर कर सकते हो जबकि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने टीचर को या जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो, मतलब जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जिसके भी गाइडेंस में आपको, उससे आप चेक कराओ, उसको दिखाओ सर मेरा पैटर्न सही है ना, या पैटर्न को मतलब बहुत लिखने का पैटर्न सही है ना, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करोगे।
और तब आपका जाके अगर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा होगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर आप सोचो आप डायरेक्टली कोई प्रैक्टिस ना करो, डायरेक्ट मेंस एग्जाम में बैठो और लिख के चले आप पास, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और टैलेंटेड हो निकल गया, बहुत अच्छी बात है, बन जाओ जज, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा बिलो एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो लग बाई चांस आपका वो रुक भी सकता है, बट प्रैक्टिस रहेगा तो आपका 100% नहीं रुकेगा। आपको पैटर्न पता रहेगा, आपको लिखने का सिस्टम पता रहेगा, आप आर्टिकल वाइज, क्लॉज वाइज, सब क्लॉज वाइज, केस वाइज आप लिख के आओगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा। एंड नेक्स्ट आपको इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में एक तरीके से लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे इसमें लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इंटरव्यू में एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, जो जजेस सेलेक्ट हो चुके हैं, जिससे मेरी बात हुई है, जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मैं उनसे कंसल्ट करने के बाद मेरे को ये लगा या उन्होंने मेरे को ये बताया कि एक तरीके से अगर इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो नॉर्मल चीज़ जैसे कि आईपीसी में कॉमन इंटेंशन, मर्डर, डकैती, रेप, ये सब जनरल चीज़ें हों, वो सब तो सारे लोग जानते हैं। और अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप बता ले जाओगे, उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको जानना क्या है, एग्जामिनर जानना क्या चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं करंट लीगल इशू, ठीक है, करंट लीगल इशू। और थोड़ा सा अगर उस स्टेट का कुछ लोकल लॉ, जैसे मान लो आप मान लो यूपी से हो राजस्थान में एग्ज़ाम देने गए, तो कुछ राजस्थान के अलग एक्ट होंगे, वो अगर एग्जाम